नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। मैं दामोदर कुमार। साथियों, टाइगर जयराम महतो ने जो झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के हित के लिए जो बात बोल रहा है वो सुनना चाहिए। और साथियों, जो झारखंड से होंगे तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और अच्छा लगता होगा तो जमकर शेयर करना। साथियों, पहले ये वीडियो देखें। अच्छा, ये भाषा का जो आंदोलन शुरू हुआ, आप लोग तीर्थनाथ और कई लोगों ने मिलकर जो शुरू किया, क्या आपको समझ में आया? उसके बाद लगा कि लोगों को एकजुट करके आंदोलन करना चाहिए? सर, मैंने देखा कि झारखंड बनने में लगभग 88 साल लगा है। 88 सालों में लगभग 88,000 शहादत हमने दिया है। लेकिन जो झारखंड बना 21-22 सालों का हो गया, लेकिन झारखंड के लोगों का हक अधिकार आज भी सुनिश्चित नहीं किया गया। झारखंडी कौन है इसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है, और जब तक झारखंडी कौन है इसकी पहचान नहीं होगी तब तक झारखंड का कल्याण नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली। सभी पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा कि किस प्रकार लगातार जेपीएससी विवादों में रहती है। 70-80 लाख में सीटें खरीदी जाती है। जेएसएससी की बहाली 2013 में आई, उसके बाद लगातार वैकेंसी को नष्ट किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट भी समझने लगे हैं कि झारखंड के साथ क्यों इतना सौताला व्यवहार हो रहा है। रीज़न यही है, प्रवासी जो राज्य हैं उनके लोग बड़े संख्या में यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं और यहाँ की पहचान को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए लगा कि आगे बढ़कर आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल। आज देखिए ना, यूक्रेन और रूस का मामला क्या है। आज ये तीसरे वर्ल्ड वार की चला जाएगा अगर कोई लोग समझौता नहीं करते, रोकते नहीं है तो। रूस और जो यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन क्या कर रहा है, नाटो का सदस्य बन रहा है। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो कहीं ना कहीं जो रूस की सीमा है वो नाटो के सीमा से लग जाएगी। यूक्रेन के माध्यम से नाटो और रूस की सीमा लग जाएगी। तो निसंदेह रूस को भी भय है कि इन फ्यूचर ऐसा आएगा, नाटो जिसमें अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वो कहीं ना कहीं रूस की सीमाओं के साथ कोई ना कुछ उलटफेर, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी जो रूस को अपने अधीन करने का प्रयास करेगी। यानी मामला क्या है सर, सीमा। मामला क्या है, माटी का। तो ठीक उसी प्रकार हमारी भी माटी पर लगातार संकट हुआ है और आज भी संकट हो रहा है। और इतिहास आप खोलिए, आप चुहाड़ आंदोलन की बात करें, भूमिज आंदोलन की बात करें, तमाड़ आंदोलन की बात करें, मुंडा आंदोलन की बात करें, होल आंदोलन की बात करें, आप रघुनाथ महतो की बात करें, श्याम गंजम की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, भागीरथ मांझी की बात करें, तिलका मांझी की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, ये तमाम आंदोलन जो लड़े गए हैं माटी के लिए लड़े गए हैं। हमने अपनी माटी को बचाने के लिए आंदोलन किया, जिस प्रकार आज रूस और यूक्रेन का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को समझनी होगी, न्यायपालिका को समझनी होगी, विधायिका को समझनी होगी, और हमारे हित में हमारी माटी को बचाने के लिए कानून बनाने ही होंगे। तो भाषा का जो आंदोलन शुरू हुआ था, क्या लग रहा है कि अब आप लोग जीत गए? देखिए सर, अभी जीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। 1% हमें अधिकार मिला है, अभी 99% लेना बाकी है। सर, मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज जिस प्रकार हम ताइवान का नाम पढ़ते थे, नक्शे में देखते थे, तिब्बत का नाम नक्शे में देखते थे, एक पुलिस भी थी हमारी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, आज वो नहीं है। रीजन, चाइना ने उन देशों को निगल लिया। तो ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान को, हमारी क्षेत्रीय भाषा को, हमारी क्षेत्रीयता को, हमारी माटी को निगलने का पड़ोसी राज्यों के द्वारा लगातार निगलने का प्रयास किया जा रहा है। तो सर, हम ताइवान और तिब्बत नहीं होना चाहते हैं। हम अपना झारखंड है, हम झारखंड ही रहना चाहते हैं। कृपया हमारी पहचान को ना मिटाया जाए। सभी राज्यों की अपनी सीमा है, सभी राज्यों की अपनी भाषा है, उनकी परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। क्या हमने किसी को डिस्टर्ब किया है? क्या हमने बंगाल में कभी अधिकार मांगा है? हमने बिहार में अधिकार मांगा है? नहीं। तो फिर झारखंड में यदि झारखंडी अपना अधिकार मांगता है, खतियान मांगता है, तो यह संवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक मामला है। संविधान का उल्लंघन तो बाहरी लोगों ने किया है। सर, हम थोड़ा तर्क देना चाहेंगे। भारतीय संविधान में मूल 395 अनुच्छेद है, उनमें यदा कि यदा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 12 अनुसूची है सर, वो अपरिवर्तनीय होती है। इसमें बहुत गहन समीक्षा होगी, न्यायिक समीक्षा होगी, तब उनमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मैंने कहे न के बराबर अनुसूची में परिवर्तन हो। 12 अनुसूची में एक अनुसूची है, अनुसूची 9, जो भूमि कानून की बात करता है। उसमें 284 कानून है। कानून नंबर 209 में CNT कानून के 6 या 7 धाराएं शामिल है, जिनमें एक धारा 46 शामिल है। वह कहती है कि झारखंड के जो लोग हैं उनका जमीन कोई गैर खतियानी नहीं खरीद सकता है। ST SC OBC की जमीन उसी के कौम का आदमी खरीद सकता है। तो ये अब बताए कि रांची में जो ST का जमीन था, धनबाद में जो ST SC OBC का जमीन था, उन पर बाहरी अतिक्रमणकारियों ने, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे DC हो या चाहे SP हो, चाहे कोई जज हो, उसने खरीदा कैसे? कहीं ना कहीं अगर कानून का किसी ने उल्लंघन किया है तो जो लोग कानून के रखवाले हैं उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है। हम तो संविधान की बात करते हैं, हम तो लगातार न्याय की बात करते हैं, हम तो अहिंसा की बात करते हैं। आप बड़े तार्किक तरीके से हर एक बात को रखते हैं, लेकिन आपके आंदोलन में कई ऐसे लोग हैं जो ये भाषा को लेकर आंदोलन हो रहा है, भोजपुरी मगही को लेकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो लोग आहत होते हैं, और फिर उधर से भी अब आंदोलन शुरू हो गया। जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि 6 मार्च को जो है झारखंड बंद का आह्वान उन्होंने किया। सबसे पहले अगर किसी ने आहत करने वाली बात कही है तो मैं तमाम भोजपुरी भाषी मगही भाषियों को अपने साथियों के माध्यम से मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर किसी ने आहत वाली बात कही तो। हमारी लड़ाई भोजपुरी और मगही को यहाँ कानूनी मान्यता ना देने की है। मगही भोजपुरी आप बोलते अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन लिखित नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा लिखित देंगे तो फिर हमारी नष्ट हो जाएगी, हमारी जो पहचान वो नष्ट हो जाएगी। इसी अगर किसी ने आहत किया है तो हम क्षमा
क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारी लड़ाई शुद्ध शांतिपूर्ण है, संवैधानिक है, अहिंसा के साथ है। रहा सवाल 6 तारीख का, पहली बात तो जो लोग 6 तारीख के आंदोलन में भाग ले रहे हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करते उनसे प्रश्न करूंगा कि आप जिस भूमि में रहते हैं क्या वो कानूनी है, क्या आपने कानूनी तरीके प्रक्रियाओं के साथ उस जमीन को लिया है, या फिर आपके कब्जे में है, या फिर आपने अतिक्रमण के माध्यम से लिया है, पहले आप उसका जांच कर लें। नहीं तो अगर झारखंडी अगर आपको खंगालेंगे, अगर वो आरटीआई डालते हैं, वो अगर सेंटी को उखाड़ते हैं, तो नहीं आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए आप झारखंड के अधिकार को लेने दीजिए। आप कमाने के लिए आए हैं, कमाने खाने के लिए अच्छी बात है, आप रहते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप कानून ना सिखाएं, क्योंकि झारखंडी भी आप कानून सीख गए। हम तो स्पष्ट कहेंगे, जयपाल सिंह मुंडा ने 70 साल पहले कहा था कि आप ट्राइब्स को, जंगली को कानून ना सिखाएं। ये दुनिया के सबसे लोकतंत्र गणतंत्र के लोग हैं, इनसे आप कानून और लोकतंत्र सीखिए। तो ये लोग हमें कानून ना सिखाएं, हम दुनिया के सबसे गणतंत्र लोग हैं। हमारे यहाँ मुंडा मान की व्यवस्था थी, हमारे यहाँ मांझी हड़ाम, महतो हड़ाम, हमारा एक ग्राम सभा चलती थी जहाँ इन कानूनों से सुंदर कानून हमारा था, इससे अच्छा न्याय हमारे लोग करते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग कानून हमें ना सिखाए। हम लोग दुनिया के सबसे पुराने कानून वाले लोग हैं, हमारा हमेशा गणतंत्र से नाता रहा है। अच्छा, ये आंदोलन भाषा से शुरू हुआ, अब आ गया 1932 के खतियान की तरफ, अब आगे किधर जाएगा? सर मूलतः हमारी लड़ाई 1932 के खतियान ही है। चाहे जब से झारखंड बना है, 2000 की बात करें, 2002 की बात करें, बाबूलाल मरांडी की सरकार की बात करें, हमारी लड़ाई ही रही है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति। अब 2 नीति मैं ऐड करना चाहूँगा, एक उद्योग नीति और एक विस्थापन नीति। ये भी बहुत मस्ट है, वो खतियान आधार पर ही होनी चाहिए। सर देखिए, बिहार में भी जो डोमिसाइल क्लियर किया गया वो खतियान को लेकर, मध्य प्रदेश का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसमें भी खतियान को जिक्र किया जा रहा है, तमिलनाडु से बात हो रही है, वे लोग भी खतियान का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर और असम के साथियों से बात हो रही, वे लोग भी जमीन का जिक्र करें, भूमि कानून का जिक्र करें। वे तो यहाँ तक आपका असम के लिए स्पष्ट कानून है, नागालैंड के लिए स्पष्ट कानून है कि नागालैंड में 371 के अनुसार कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। तो इन चीज़ों को हम लोग भी समझ रहे हैं कि आज क्या नुकसान होगा। सर और एक बात आप देखिए, हम आपको बहुत फैक्ट उदाहरण देंगे, बहुत तर्क के साथ देंगे। हमारे यहाँ धनबाद में एक सिंदरी विधानसभा आती है, वहाँ अतिक्रमणकारी जो लोग हैं जिनका यहाँ भूमि नहीं है, उन्होंने किसी न किसी दखल के अंदाज में घर बनाया है, जबरन बनाया है। अब उनको विस्थापन का नाम देकर 18,000 क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। 18,000 क्वार्टर यानी एक क्वार्टर में अगर 5 परिवार रहेगा तो 5 सदस्य रहेंगे तो 90,000, यानी एक विधानसभा खत्म। सर बहुत चालाकी हो रही है, बहुत साजिश हो रही है झारखंड को मिटाने की। अगर आज झारखंडी नहीं जागते हैं तो निस्संदेह जो अमेरिका में अब्राहम लिंकन से पहले जो नाइग्रो की स्थिति थी, गर्दन में उनका पट्टा बांधा होता था, आज झारखंडियों के साथ वही होने जा रहा है। मुख्यमंत्री 2 दिन पहले विधानसभा में बोले हैं कि 1932 के खतियान को लेकर हम कानूनी राय ले रहे हैं, तो आप लोग इससे संतुष्ट हैं? देखिए सर, हम अभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदरणीय हमारे हेमंत बाबू है, हेमंत भैया साहब हैं, ये कहीं ना कहीं केवल आदिवासी और मूलवासी की भावना से खिलवाड़ ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सर देखिए, शेरे शिवा का देहांत हो गया, झारखंड के कदावर नेता जिन्होंने विनोद बाबू एके राय गुरु जी के साथ आंदोलन किया है, लेकिन हेमंत वहां जा नहीं पाते हैं। जबकि इससे कुछ दिन महीने पहले एक प्रवासी नेता का देहांत हुआ था, पूरा परिवार गया था। पहले वो नेता जिनका देहांत उनको हम नमन करते हैं, हम मौत पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हम तर्क देंगे। वो प्रवासी नेता थे, हमारे राज्य के नहीं थे, वहाँ आप पूरे परिवार के साथ गए थे, और शेरे शिवा की अंत्येष्टि पर आप नहीं जा पाते, उनके क्रियाक्रम में आप नहीं जा पाते हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप? स्पष्ट है, उनका इलाज में अभाव में मौत हो जाता है। उनका गाँव में गया था, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक उनका गाँव अंदर है, घुटवाली में, अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। और आप बात करते हैं एक आंदोलनकारी का घर, उसकी अब मृत्यु हो जाती है मेडिकल ना मिल पाए, मेडिकल अवस्था खराब होने के कारण, और आप किसको सुधारने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, हेमंत बाबू लगातार कहते हैं, इनके पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि हम लोग माटी के नेता हैं। तो मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, आप 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेलते हैं, इतने बेवकूफ़ हैं हमारे स्टूडेंट? जी नहीं, अब हम लोग समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। आप मंत्रियों को 50 लाख का फॉर्च्यूनर देते हैं और कहते हैं हम लोग माटी से जुड़े हैं। आप 67 करोड़ में प्रस्ताव लाते हैं मंत्रियों का, 11 मंत्रियों का घर बनाने की, एक मंत्री 6 करोड़ में घर बनेगा, और आप कहते हैं माटी के नेता हैं। गलत बात है, सत्ता का केवल मजा लिया जा रहा है, ये अश्लीलता परोसी जा रही है। यहाँ स्टूडेंट भूख के कगार पर हैं, या स्टूडेंट पलायन कर रहे हैं, उनकी नियुक्तियां तय नहीं हो पा रही है, वे नियोजन से वंचित हो रहे हैं, और ये लोग 70 लाख में क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ये प्रश्न खड़ा करती है सत्ता पर, इसीलिए आज जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जयराम आगे आ गए हैं, क्या अपनी एक टीम खड़ा करेंगे और पॉलिटिक्स में आएंगे सीधे तौर पर? देखिए, अगर पहला बात, अभी इनके पास 2.5-3 साल का समय है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो सरकार बनी है। अगर ये सरकार अपने वादों को पूरा करती है, यदि गांव गरीब किसान की आवाज़ को सुनती है, आदिवासी मूलवासी की आवाज़ को सुनती है, उनके हित में काम होती है, तो हम लोग आंदोलन को छोड़कर फिर अपना एग्जाम की तैयारी करेंगे, स्टूडेंट लाइफ को अपना जिएंगे। और स्टूडेंट लाइफ में ही अच्छा होता है सर, या एकदम ये लाइफ अच्छी नहीं लगती है सर, एक अपना पर्सनल लाइफ खत्म हो जा रहा है धीरे धीरे। देख रहे हैं कहीं भी मैंने एकांत नहीं रहा, नदी नाला जंगल में बैठने का समय नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे मेरी स्टूडेंट लाइफ, मेरा छात्र जीवन बरकरार रहे, सरकार नियम झारखंड के हित में बनाए, हमें आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? सर हम अभी पीएचडी के स्कॉलर हैं, और मेरी पीएचडी का इम्तहान भी चल रहा है, होने वाला है, और कुछ थीसिस भी मैं लगातार लिख रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिख रहा हूँ, सोचा हूँ कुछ उपन्यास भी लिखूंगा, और वो उपन्यास भी मेरे दर्द पे आधारित भी होंगे, क्योंकि मैंने बचपन से दर्द देखा है। मैं एक शहीद का पुत्र हूँ, और मेरे पिता का रक्त बहा है झारखंड आंदोलन में, तो मैं दर्द को ही प्राथमिकता देता हूँ, दर्द पर ही लिखना मुझे पसंद है।
ये इंग्लिश से शायद पीएचडी कर रहे हैं जी सर, इंग्लिश से कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर से हम पीएचडी कर रहे तो हैं। जो जयराम महतो भाषा को लेकर इतना आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, खुद इंग्लिश से आपने पीएचडी क्यों की? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हमारी सरकार अगर कुड़माली, खोटा, संथाली, मुंडारी अगर इन भाषाओं को सुलभ करती तो मैं इन भाषाओं में पीएचडी करता, लेकिन ये भाषाएं विश्वविद्यालय में है ही नहीं। तो पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए, पीएचडी हासिल करने के लिए मैंने इंग्लिश को चुना। यदि कुड़माली, खोटा, मुंडारी, संथाली, नागपुरी, पचपरगने जो मुझे समझ में आती, और निसंदेह मुझे 4-5 भाषाएं समझ में आती है, वही कुछ संथाली भाषा भी अब संथालों के साथ रहकर समझने लगा हूँ। तो अगर वो भाषाएं अवेलेबल होती विश्वविद्यालय में तो मैं पूरा वचन देता उन भाषाओं में पीएचडी करता। आप अभी लागू कीजिए, मैं दूसरी बार फिर पीएचडी करूंगा और अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो जनजातीय भाषाएं, उनमें पीएचडी करूंगा। अभी जो 9 भाषा पढ़ाई जा रही है उससे पीएचडी नहीं होता है सर, उसके स्कोप ही नहीं, कहाँ है विश्वविद्यालय में जाके देखिए ना, नहीं है सर, विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में नहीं है। अच्छा, कोई आप 9 में से नहीं, कोई 9 में से किसी भाषा में पीएचडी नहीं हो रही है। आप कीजिए तो, अगर जयराम महतो उस भाषा में पीएचडी नहीं करेगा तब उसे आप कहिएगा। बिल्कुल करेंगे सर, हम दूसरी बार पीएचडी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कम से कम पीएचडी करना चाहिए, कम से कम। हालांकि हायर एजुकेशन है, लेकिन कलाम साहब कहते हैं कम से कम पीएचडी करना चाहिए। तो हम दूसरी बार पीएचडी करना चाहेंगे अपनी जनजातीय सदानी भाषा में। अच्छा जयराम जी, आपका प्रोफाइल मैं खंगाल रहा था तो देखा कि अभी जब भाषा आंदोलन से पहले आप जिला परिषद की शायद तैयारी कर रहे थे, तो वो तैयारी लग रहा है कि अब आगे बढ़ गई है। अब या तो आप विधायक की तैयारी करेंगे या सांसद की तैयारी करेंगे, जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है आपको। सर, जिला परिषद की तैयारी जो हो रही थी वो लगभग आज 2 साल पहले का मामला है। भाषा से उसको कनेक्ट ना किया जाए, और ये जनता की मांग थी कि तुम पढ़ाई भी करना और कम से कम जिला स्तर में हमारे जो सुविधाएं हैं, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसको जिला पटल पर जाकर रखना बातों को। तुम अच्छा बातों को रखते हो। अब मैं वचन देना चाहूँगा, अगर जब ये क्रांतिकारी बना हूँ तो जब तक हमें न्याय ना मिले, अब मैं क्रांतिकारी बनकर ही रहूँगा। पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आपका एक विशाल चैनल है, आपके मिलियंस व्यूअर्स हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा, मैं जिला परिषद और मुखिया किसी के प्रत्याशी पंचायत चुनाव में नहीं रहूँगा। आगे 2024 में 2024 जनता तय करेगी। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, जनता का प्यार वही तय करेगी। आप एक यूथ आइकॉन बन चुके हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं आपको। आप लाइव आते हैं तो कई लोग हज़ारों लाखों जुड़ जाते हैं। बहुत आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, किस गांव से हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई किए, कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर, मैं एक निर्धन गांव से हूँ। मानटाड़ तोपचांची पहाड़ पर्वतों के बीच एक तलहटी में गांव बसा है, और उस गांव की मुख्य पेशा कृषि है। लोग बमुश्किल से 3 सांझ भोजन कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से मैंने मजदूरी करते हुए। आज भी उस गांव में मेरी माँ, खुद कहता हूँ, मेरी माँ बीमार माँ भी जंगल कई दूर पहाड़ों में जाती है, लकड़ी चुन कर लाने का काम करती है। सर पे लगभग 15-20 किलो का वजन लेके वह जंगलों से लकड़ियाँ लाने का काम करती है। फिर उसका चूल्हा हम लोग जलाते हैं, तब घर में भोजन बनता है। मेरी पूरी तरह से जो आश्रित हैं, हम लोग खेती पर आश्रित हैं, बाप दादा की खेती होती है। और सर, अक्टूबर महीने में जो बारिश हुई थी उसमें जो मेरा घर का जमीन गीला हुआ है, आप चलिए आज भी घर मेरा गीला है, आज भी बारिश में मेरा घर पानी चूता है। मैं एक अत्यंत निर्धन परिवार से हूँ, लेकिन विनोद बाबू ने जो कहा था पढ़ो और लड़ो, तो थोड़ा पढ़ा हूँ, इसीलिए आज लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और लड़ पा रहा हूँ। ये कई अखबारों में आपकी स्टोरी पढ़ रहा था कि लॉकडाउन के समय या फिर अभी भी स्कूल में जाके आप बच्चों को पढ़ाते? जी सर, बिल्कुल। वहाँ के प्रधान जो अध्यापक हैं उनकी रजामंदी से आज 4 सालों से, जब से मैंने मास्टर डिग्री किया है, तब से लगातार मैं 2 घंटे अपने निकट जो विद्यालय है, मेरा हाई स्कूल है, वहाँ बच्चों को शिक्षा दान देता हूँ। लगभग 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे। जयराम महतो पॉलिटिक्स में किसी को अपना आइडल मानते हैं? बहुत सारे मिश्रित लोग हैं जिनको मैं आइडियल मानता हूं, लेकिन मैं सबसे पहला आइडियल मैं भगत सिंह को मानता हूं। उनकी क्रांति को, जब भी मैं उदास हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं, जब भी थोड़ा सा टूटने लगता हूं, थोड़ा सा दुखी होने लगता हूं, तो पूरी रात भगत सिंह की किताब को खोल के पढ़ता हूं। आज आपके हाथ में जो किताब है ये है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज। ये वीर भारत तलवार, ये लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते अभी आ रहे हैं। जी, इसको रास्ते में पढ़ते पढ़ते आया हूँ। बहुत सारे पॉइंट आउट यहाँ नोट किया है जो मैं भाषण में अपना रखूंगा। बहुत सारे दर्द की बातों को यहाँ लिखा है। यहाँ सभी पार्टियों का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार लगातार केवल आदिवासी और मूलवासी को केवल छलने का काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत धरातल में कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ के जो मूलवासी हैं लगातार उन्हें दबाने का किस प्रकार प्रयास किया जाए, इस किताब में साफ साफ लिखा है। झारखंड के पॉलिटिक्स में कोई ऐसा नहीं है जिसे आप अपना आदर्श मान सकें? आज की राजनीतिक परिवेश में तो सर बहुत कम ही लोग हैं जार, शायद क्योंकि वे अपने वचन से ही खुद पलट जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है, जैसे डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कुछ दिन पहले बयान आया था, लेकिन फिर वे बदल जाते हैं। उसके बाद संभव जगन्नाथ महतो भी अच्छा कवि लगता था, उनको आदर्श मानते थे और अपना रिंगटोन बजाते थे। जगन्नाथ महतो के नाम से मेरा कलर ट्यून बजता था एमए में, जबकि एक गाँव का लड़का मैंने शहर में जाके जगन्नाथ महतो को कलर ट्यून बजाता था। लेकिन वे अपने बयान पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अब आदर्श साबित हो सकते हैं। इसीलिए मेरे आदर्श भगत सिंह हैं, और अगर झारखंड में कहें तो बिरसा मुंडा रहे हैं। हमें जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बाबू को मानता हूं। जयपाल सिंह मुंडा को भी स्टडी करता हूं। उनके एक एक स्टेटमेंट बहुत गहराई तक जाते हैं, जो वे कहते थे कि जिसे आप विकास कहते हैं, आदिवासियों के लिए वो कब्र होगा। और बिल्कुल, डैम हमारी ज़मीन पर, पलायन हमारा। फैक्ट्री हमारी ज़मीन पर, पलायन हमारा। विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारे लिए कब्रगाह हो रही है। तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ।
लेकिन जगन्नाथ महतो तो सब चीज़ कर रहे हैं। वो बोले कि भाषा जो है बोकारो और धनबाद से हम हटा ही दिए। 1932 खतियान का जिक्र हम ही पहले किए थे, अब सब लोग बोलने लगा। ठीक है, अच्छी बात है। जिस दिन कानून बन जाएगा, वचन देते हैं, जगन्नाथ महतो को हम लोग फूल की माला लेकर उनका स्वागत करेंगे। पहले आप बनाइए तो, और बिल्कुल उन्हें अगर लग रहा है तो हम लोग फिर अपना कलम लेंगे और परासंत पहाड़ में जाके सुंदर सुंदर कविताएं लिखेंगे। सर समझ सकते हैं, इश्क करने की उम्र में हम लोग इनकलाब कर रहे हैं। दर्द को समझिए। इश्क करने वाले छात्र आज इनकलाब कर रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुका है। मेरा पर्सनल लाइफ लगभग ना के बराबर रहा। ना कहीं एकांत बैठ पाता हूँ, ना एक तस्वीर खिंचा पाता हूँ, ना एक चाय पी पाता हूँ। तो क्यों? एक स्टूडेंट लाइफ मुझे भी सबसे अच्छा लाइफ लगता है, स्टूडेंट लाइफ। आज स्टूडेंट लाइफ को कोई नहीं खोना चाहेगा, लेकिन रीज़न यही है कि मैं देख रहा हूँ झारखंड के साथ बहुत बेमनुष्यता हो रही है। लगातार झारखंड में अतिक्रमण हो रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी एक तर्क दिया था कि विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए संसद को 16 अनुच्छेद 16(3) और विधानसभा के लिए अनुच्छेद 309 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि अपने भूमि पुत्र को संरक्षण करने के लिए आप उनके हित में कानून बनाइए, नियोजन के हित में उनके लिए कानून बनाए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह उनका तर्क था। आपने आंदोलन और इश्क का जिक्र कर ही दिया, तो क्या कोई इश्क है, कोई प्रेमिका है आपकी? सर अभी क्रांति ही प्रेमिका है, क्रांति सब कुछ है। भगत सिंह जैसे बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात देखिए, सबकी आज़ादी हमारी दुल्हन है। तो झारखंड का विकास, झारखंड की खतियान आधारित नीतियाँ ही हमारी दुल्हन है। जिस दिन तय हो जाएंगी उस दिन बहुत खुशी होगी और वास्तव में गर्व महसूस होगा। तो फिलहाल इश्क हमारी क्रांति है। अच्छा, ये भाषा आंदोलन जब शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले रोजगार को लेकर सैकड़ों हजारों युवा सड़क पे उतर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। रोजगार का मुद्दा गायब हो गया। अब है कि नौकरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी भाषा का आंदोलन चल रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो को एक टूलकिट के रूप में यूज किया जा रहा है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं समझने के बाद, सोचने के बाद आया हूँ। देखिए, अब रोजगार पर तो मैं तुलना करूँ, रोजगार अच्छी बात है, सब कोई चाहता है कि उसको रोजगार मिले। लेकिन सर, जब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप संरक्षित नहीं रहेंगे, उस रोजगार का क्या? हम लोग झारखंड के लोग हैं, हमारा मुख्य पेशा रहा है कृषि। अगर रोजगार नहीं भी रहा तो हम लोग कृषि से संपन्न लोग हैं, हम लोग खेती करके खा लेंगे। लेकिन अगर हमारी पहचान ही नहीं रहेगी, हमारी भाषा नहीं रहेगी, हमारी परंपराएं नहीं रहेंगी, तो उस रोजगार का क्या लाभ? रोजगार है, रोजगार एक पहलू है, लेकिन उससे भी बड़ा पहलू है पहचान। तो यहाँ लड़ाई अब पहचान की है, और पहचान खतियान की है। आज आपने एक अपील की है कि जो भी युवा पॉलिटिक्स मतलब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं वो पार्टी छोड़ दें। ऐसा अपील क्यों कर रहे हैं? इसलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि किसी भी पार्टी में दबाव नहीं बन रहा है, और उनके जो मुख्य हथियार हैं, उनके जो ताकत है वो युवा हैं। क्योंकि कार्यकर्ता युवा है, गांव-गांव तक वे जाते हैं, प्रचार वे करते हैं, लोगों को वे समझाते हैं। इसीलिए मैं भी युवा हूं, मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप फिलहाल माटी की बात करें, पार्टी को त्यागें और लेटर पेड में त्यागें। एक सोशल मीडिया प्रभारी हो, चाहे पंचायत का प्रभारी हो, प्रखंड का प्रभारी हो, जिस दिन वो त्यागपत्र देना शुरू करेगा, पार्टी में हड़कंप मचेगी। क्योंकि ये जड़ है, जड़ अगर हिलने लगेगी ना तो निस्संदेह पार्टियां हमारे फेवर में आएंगी। आज देख रहा था कि आपने एक शेयर किया था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बयान से आहत होकर एक सोशल मीडिया का प्रभारी ने अब इस्तीफा दिया था। तो क्या चाहते हैं कि जितने लोग ऐसे छोड़ के आएँ, जयराम उसे अपने साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल सर, जो माटी के लिए आएंगे वो हमारी टीम में हमारी साथी बनने के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, हृदय के साथ स्वागत करते हैं। क्योंकि ये लड़ाई माटी की है, पार्टी की नहीं। लेकिन ये तो लड़ाई सिर्फ 1932 तक है। अगर 1932 लागू कर देती है सरकार तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम लोग कविताएं लिखेंगे, अपना कहीं क्रिकेट का मैच खेलेंगे। जब सरकार 70 लाख का खेल सकती है तो हम लोग 700 का तो मैच खेल सकते हैं। तो बिल्कुल हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। 32 आप लागू कीजिए, हम लोग फिर जिस रास्ते में थे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, शायद बाल गंगाधर तिलक को किसी अंग्रेज ने पूछा था कि आप तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं गणित का टीचर हूँ, गणित पढ़ाऊँगा बच्चों को। तो उसी तरह हम लोग भी स्टूडेंट है, पढ़ेंगे, हम लोग आंदोलन से दूर हो जाएंगे। भाषा आंदोलन के बाद जिस तरह से सुर्खियों में आए, कितना जीवन जयराम महतो का बदल गया? सर बदला है, जीवन तो बदला है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं। और आज भगत सिंह का वो विचार सामने आया है कि एक तरफ अपनी खुद की ज़िंदगी और एक तरफ अगर शहादत चुनना पड़े तो मैं वचन देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से मैं शहादत को चुनूँगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।